हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव और मैं आज से आपके लिए इतिहास शुरू करने वाला हूं। और इतिहास हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ने वाले हैं, यानी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पूरा का पूरा इतिहास हम देखने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी की बुक से। तो पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, यानी आज हम सिंधु घाटी के बारे में पढ़ेंगे, और कल लुसेंट या घटना चक्र, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके ऊपर हम लोग जिक्र कर लेंगे कल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी का कंटेंट होने वाला है। वीडियो अच्छे से देखो। अगर वीडियो आपको खराब लगे या आपको समझ में ना आए तो बैड कमेंट आप मेंशन कर सकते हो, और मैं आपके कमेंट को डिलीट भी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार वीडियो जरूर देख लेना कि क्या इतिहास ऐसे समझा जा सकता है या नहीं। तो चलते हैं, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो अभी तक आप सिंधु घाटी में क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आई डोंट नो, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूं, आज के क्लास के बाद सिंधु घाटी का एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस नहीं होने वाला। तो सबसे पहले ये देख रहे होगे मैप। ये समझने से पहले आप भारत को समझो, और भारत के पड़ोसी जो अपने देश है पाकिस्तान, ये अपना ही देश है, इसको भी थोड़ा समझना कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि सब जानते हैं कि कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से लेके 1750 बीसी में था, है ना। पहली बात तो यही याद रखना है कि आज से लगभग 2500 यानी 3,500-4,500 हो गया ना, 2000 साल इधर और 2300 साल उधर, लगभग 4,500 साल पहले एक सभ्यता थी जिसे हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते थे। अब ये थी किधर, तो देख लो, ये है भारत का मैप। ये इस तरीके से सिंधु घाटी का विस्तार था। एज यूजुअल जो मैं बना रहा हूं एकदम सेम ऐसा ही था। ये था हमारा सिंधु घाटी। आकार इसका देखा जाए तो आकार था त्रिभुजाकार, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। अब ये फिगर मैं बनाकर लाया हूं आपके सामने, ये दिखा रहा हूं, ये क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र पड़ता है मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे है, तो ये चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। ये हमारा यूपी का क्षेत्र है, ये हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और ये हमारा पाकिस्तान में सुतका गेंडोर का क्षेत्र है, ठीक है। ये सिंधु घाटी था। सिंधु घाटी का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे कि सिंधु घाटी का क्षेत्रफल कितना था, तो सिंधु घाटी का टोटल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल सिंधु घाटी का था, और जितने भी स्थल हैं इसी के बीच में स्थित था। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बन चुके हैं, इसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे। अब हम आते हैं ये मैप पे, क्योंकि इस मैप को बताने के बाद आपको पता चल गया कि जो सिंधु घाटी था भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, और भारत के साथ साथ कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी मिले हैं। तो जैसे जैसे उत्खनन होता गया, जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, है ना। तो जैसे जैसे खोद कर निकाली गई चीजें, वैसे वैसे पता चलने लगा कि सिंधु घाटी किधर किधर फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं इस मैप पे। ये एनसीईआरटी का मैप है, और ये हमारा है सिंधु घाटी का विस्तार। तो आप देख रहे होंगे सामने कि ये जो हमारा क्षेत्र था ऊपर का चौहद्दी, अगर हम बात करें तो मांडा, और मांडा कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे, तो ये चेनाब नदी के किनारे। ये बहुत बार पूछा गया है। अगर पूर्वी क्षेत्र देखा जाए तो आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर किस राज्य में था, यूपी। और किस नदी के किनारे अगर पूछा जाए तो ये हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है। दक्षिण का बात करें तो दक्षिण में दयामाबाद है, और दयामाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है ये। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये प्रवरा नदी के किनारे था। लेकिन कभी कभी प्रवरा ना देकर आपको नर्मदा भी दे देगा, तो या तो प्रवरा दे दे या तो नर्मदा। यहाँ तापी नदी दिख रही है ना, ये नदी, ये तापी है, और ये नदी नर्मदा है ना। लेकिन ये दोनों नदियों के नीचे स्थित है ना। तापी नदी के नीचे स्थित है दक्षिण में। तो ये याद रखना कि सिंधु घाटी का जो सबसे दक्षिण छोर था ये दयामाबाद था, और ये महाराष्ट्र में था। पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये सुतका गेंडोर है, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में। और यहां से भी क्वेश्चन आया है कि ये किस नदी के किनारे था, तो ये दशक नदी के किनारे था। तो हम अभी सबसे पहले जाने कि सिंधु घाटी की चौहद्दी क्या थी। पूर्व में कौन सा छोर, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा, और पश्चिम में कौन सा। पहले ये बातें जानना जरूरी था।
अब इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऊपर में भी बात की है कि सिंधु घाटी कब से कब तक था, तो कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी 2350 से लेके 1750 के बीसी में था, है ना। सिंधु घाटी का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। और सिंधु घाटी का एरिया कितना था, तो एरिया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये 3 क्वेश्चन यहां से, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी जी, तो सिंधु घाटी शहरी सभ्यता थी, या सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, या ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। यही 3। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसका कारण क्या है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी में हड़प्पा की खोज की गई थी। ये हमारा है हड़प्पा, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। किसने खोजा था और कब खोजा था, तो हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था सर दयाराम सहानी के जरिए, है ना। तो ये सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। पहले आप ये मैप देख लेना, और ये सारी चीजें जो दी हुई है, जैसे धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सुरकोटदा से क्या मिला है, लोथल क्या था, रंगपुर क्या था, रोचदी क्या था, ये सारी बातें हम आगे एक एक करके देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि ये स्थल किस राज्य में स्थित है, दूसरा ये चीजें किस स्थल से मिली है, और तीसरा इसकी खोज किसने की थी या किस नदी के किनारे है। यही सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी से बनते हैं, है ना। आप भी एग्जाम में देखे होंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा जाएगा कि सिंधु, अभी तक पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, और सबको पता है कि बंदरगाह लोथल था। किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे था, है ना। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ नाव के साक्ष्य मिले हैं, दिशा सूचक यंत्र मिला है, युगल समाधान मिला है। ये सारी की सारी कहाँ से मिली है, लोथल से मिले हैं। तो ये सारी बातें हम एक एक करके देखेंगे। तो सिंधु घाटी, ये हमारा सिंधु घाटी की चौहद्दी है। सिंधु घाटी को नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्य युगीन, कभी कभी ये भी पूछता है ना कि कांसा किससे बना होता है, तो कांसा कॉपर और टीन के मिलाने से बनता है। यानी सिंधु घाटी के लोग कॉपर को भी जानते थे और टीन को भी जानते थे, है ना। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी, कॉपर की खोज की थी ना, वो ताम्र युग था, ये कांस्य युग है। और इसके बाद जब हम लोग चलेंगे उत्तर वैदिक काल, यानी हम देखेंगे मगध के बारे में, तो वो लौह युगीन सभ्यता होगी। तो सीक्वेंस में डिटेल में हम लोग बात करेंगे और सारे जगह के बारे में बात करेंगे, किसने खोजा, कब खोजा, वहां से क्या मिला था। तो चलते हैं। आई होप कि ये जो फिगर है, ये जो पेज है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी का पूर्वी क्षेत्र कौन है, दक्षिणी क्षेत्र कौन है, उत्तरी कौन है और पश्चिमी कौन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें और सेम चीजें हैं, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूं। जैसे यहाँ पे देखना, मांडा, ये हमारा मांडा है। मांडा में क्या, ये स्थल अखनूर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी, 1982 में जगपति जोशी ने की थी। ये तो हमारा मांडा उत्तर का क्षेत्र हो गया। पूर्व का क्षेत्र आलमगीरपुर मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। अगर दयामाबाद देखें, दयामाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, सबसे दक्षिणी छोर, और महाराष्ट्र में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो परवरा नदी के किनारे। और अगर सबसे पश्चिम में देखें तो सुतका गेंडोर था, है ना। और सुतका गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। और ये किस नदी के किनारे, दशक नदी। इसको कब खोजा गया था, 1927 में। तो ये सारी चीजें, और अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए आप हमें बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से इजीली जो भी बातें हैं मैं हाईलाइट करके लाया हूँ, कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी या तो आप मेरे साथ नोट कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो सेम बातें हैं, ये चारों के बारे में हम अच्छे से जान लिए। अब बात करेंगे एक एक करके कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, यहाँ का नगर कैसा था, यहाँ की व्यवस्था कैसी थी। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी में नगर नियोजन और संरचना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के जो नगर नियोजन था वो किस आधार पर स्थित था। तो नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था,
ठीक है। सिंधु घाटी का जो नगर बसा हुआ था, ये जो नगर देख रहे हो ना आप बसा हुआ, ये सिंधु घाटी का नगर है। ये ग्रिड पत्ती पर आधारित था। यही अवशेष अब बचे हैं। ठीक है, जो भी अवशेष है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का नगर स्थित था। ठीक है, आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे, तो देखे होंगे उस मूवी में कि नगर दो प्रकार का होता था। एक ऊंचाई पर स्थित, जहां पे व्यापारी लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग, और एक नीचे का क्षेत्र होता था, है ना। तो वहां पे कौन रहते थे? तो वहां पे छोटे लोग रहते थे। तो यहाँ पे अगर नगर नियोजन के बारे में बात करें तो ग्रिड पद्धति पे आधारित थी, और ये सड़क के दोनों ओर स्थित होता था। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या थी? कि सिंधु घाटी के जो घर थे ना, उसके दरवाजे सड़क के तरफ नहीं खुलते थे। यानी ये सड़क जो जा रहा है ना, तो घर के दरवाजे सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन एक जगह है जिसका नाम है लोथल, और लोथल बंदरगाह है ना, लोथल में जितनी भी घर है उसके सड़के के तरफ ही घर के दरवाजा खुलते थे। तो ये बातें भी अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के जो घर थे उसके दरवाजे किधर खुलते थे, ये खिड़कियां तो रोड के पीछे। अभी आप देख लो कि हाईवे पे निकल जाओ, अगर हाईवे गांव से गुजर रहा हो तो देखना कि पूरा का पूरा लोग, गांव वाले लोग क्या करते हैं, भैंस बांध देते हैं, जानवर को रोड पे बांध देते हैं, बच्चा रोड पे खेलते रहता है ना। इससे एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा होता भी है, लेकिन इस समय ऐसी बातें नहीं थी। इस समय जो सड़क के किनारे घर बना हुआ था उसके दरवाजे, खिड़कियां सब के सब पीछे की ओर खुलते थे, है ना। तो अब बोलोगे उस समय तो गाड़ियां भी तो नहीं थी। बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे लोग चक्के के बारे में उस समय जानते थे। ठीक है, और बैलगाड़ी का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में होता था। तो नगर नियोजन कैसा था? तो बस एक ही बात याद रखना है कि नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। आगे अगर बात करें सिंधु घाटी का, तो सिंधु घाटी में एक जगह है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कभी कभी इसका आकार पूछ लेता है, ये कैसा था? तो इसका आकार में आप ध्यान देना कि इसकी अगर लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई कितना था? 11.88 मीटर। मैं यहां मेंशन कर चुका हूं। चौड़ाई के बारे में बात करें तो 7 मीटर था, और अगर गहराई के बारे में बात करें तो 2.43 मीटर था। ये सारी बातें इसके बारे में, स्नानागार के बारे में, यानी स्विमिंग पूल था। आज आप लोग के घर में स्विमिंग पूल है नहीं ना? उस समय स्विमिंग पूल था। लेकिन बात यह था, और क्या बातें थी, कि यहाँ की जो सीढ़ियां थी, उतरने की सीढ़ियां, ये उत्तर और दक्षिण के तरफ से सीढ़ियां दी हुई थी कि अगर इसमें किसी को उतरना है तो या तो उत्तर से उतर सकता है या तो दक्षिण से उतर सकता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता था? तो इसका प्रयोग किया जाता था धर्म अनुष्ठान में। यानी जब कोई रिचुअल होने लगता था ना, तो लोग क्या करते थे? इसी का इस्तेमाल करते थे। पहले इसमें स्नान करते थे और उसके बाद पूजा पाठ करते थे। जैसे अभी बिहार में बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी पे जब पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है ना शंकर जी के दर्शन के लिए, तो सबसे पहले एक तालाब में स्नान करना होता है, फिर एक कुएं के पास जाके स्नान करना होता है, और कुएं से पानी लेके फिर बराबर की पहाड़ी पे जाके जल ढारना होता है। इसी तरीके का सिंधु घाटी सभ्यता था कि पहले स्नान करते थे लोग इसमें, इसके बाद पूजा पाठ करते थे। सिंधु घाटी के लोग भी पूजा पाठ करते थे और भूत प्रेत के को भी मानते थे। तो एक एक करके सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा था ग्रेट बाथ। कहाँ से मिला है ग्रेट बाथ? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप आराम से बने रहो, देखते रहो चीजें कैसे कैसे चल रही है। आगे बात करते हैं कृषि के बारे में। सिंधु घाटी के लोग व्यापार तो करते ही थे, व्यापारी थे ना। नगर किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, है ना, यह शहरी सभ्यता थी। तो नगर किसे कहा जाता है? नगर उसे कहा जाता है जहां 80% लोग व्यापार करते हो, और गांव उसे कहा जाता है जहां के 80% लोग किसी न किसी तरीके से कृषि पर निर्भर करते हो, उसे गांव कहा जाता है। जैसे बिहार अगर अपना हम देखें तो बिहार में लगभग 79% लोग कृषि में इन्वॉल्व है। बिहार शहरी एरिया नहीं है, कृषि प्रधान राज्य है बिहार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे। इससे कहां से और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसल कैसे लगाते थे? तो नवंबर के महीने में क्या करते थे ना, ये फसल को लगा लेते थे। यानी जब बाढ़ का पानी उतर जाता था
तो फसल लगा देते थे और बाढ़ आने से पहले यानी अप्रैल के महीने में ये फसल को काट लेते थे। तो एक बात बताओ, नवंबर से अप्रैल के बीच में कौन सी फसल लगाई जा सकती है? रबी फसल लगाई जा सकती है। रबी फसल में क्या क्या आता है? गेहूं आते हैं, जौ आते हैं, सरसों आता है, आलू आता है। लेकिन आलू तो भारत का देन है नहीं, आलू तो पुर्तगाली लेकर आया था भारत में, है ना। तंबाकू भी पुर्तगाली लेकर आया भारत में। सिंधु घाटी के लोग कृषि में 9 प्रकार की फसल उगाते थे। पहली बात ये, जिनमें से सबसे प्रमुख फसल इनका था गेहूं और जौ। ये नवंबर के महीने में फसल को बो देते थे और अप्रैल यानी बाढ़ आने से पहले ये फसल को काट लिया करते थे। फसल 9 प्रकार के, जिसमें से गेहूं, जौ, राई, मटर, ये सारी चीजें ये उगाते थे। अगर आगे बात करें तो ये 2 किस्म की गेहूं उगाते थे और जौ का भी उत्पादन करते थे। सिंधु नदी घाटी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कपास से, कि कपास भारत में कब की देन है? तो कपास भारत का मूल फसल है, ठीक है ना, ये एक नकदी फसल है ना। कपास का उत्पादन सिंधु घाटी के लोग स्टार्ट किए थे करना, और यूनानी लोग इस कपास को सिंडन कहते थे। तो ये बातें बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी में सिंडन शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी में सिंडन शब्द का इस्तेमाल कपास के लिए करते थे। और ये सिंडन शब्द कौन दिया था? तो यूनानी दिया था। जैसे इंडस हमारा है ना, इंडस सिविलाइजेशन, तो इंडस से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। यानी सिंधु नदी जो हमारी है ना, इसी के चारों ओर विकास हुआ था भारत में और पाकिस्तान में। सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, जैसे चीन में चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे, मिस्र में दजला फरात नदी के किनारे, है ना। तो ये सारी नदियां जो है हमारी, मिस्र नील नदी की देन है। मोसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो दजला और फरात नदी की देन थी। तो ये जो सिंधु नदी घाटी परियोजना में जो हम पढ़ रहे थे, ये सारी की सारी चीजें सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु और उसकी सहायक नदी, जैसे में हड़प्पा के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सारी बातें हम करेंगे। आगे बात करते हैं, तो ये क्या करते थे? पशुपालन। और पशुपालन में ये सारी जीव जंतुओं के बारे में जानते थे। इनका पूछा जाता है कि पवित्र पशु कौन था? तो इनका पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल। लेकिन कुबड़ वाला बैल नहीं होता है, ये सांड होता है ना। ये बातें याद रखना, कुबड़ वाला सांड इनका पवित्र पशु था। अगर बात करें तो ये सब लोग जानवर को जानते थे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। देख लेना, गाय के बारे में ये जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। कुबड़ वाला बैल विशेष प्रिय था। घोड़े से परिचित थे, लेकिन घोड़े क्या साक्ष्य मिला है सुरकोटदा से। एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से किस जानवर के प्रति परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन में या तो आपको शेर दे सकता है या तो आपको घोड़ा दे सकता है। तो घोड़ा रहेगा तो घोड़ा, शेर रहेगा तो शेर। घोड़े को ये नहीं जानते थे। अगर आप मूवी देखे होगे मोहनजोदाड़ो, तो ऋतिक रोशन पूछता है अपने दोस्त से, वहाँ के मोहनजोदड़ो के लोगों से, कि ये कौन सा जानवर है? तो वहाँ के लोग बताते हैं ये लोग यूनान के लोग हैं और ये जो जानवर है इसे घोड़ा कहा जाता है, जो हवा से बातें करती है। तो घोड़े के बारे में ये जानते नहीं थे, लेकिन घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। ये क्वेश्चन भी आता है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, जहां से घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये पालतू नहीं बना सकते थे घोड़े को, पालतू बनाने में सफल नहीं हुए थे घोड़े को। हड़प्पा काल के लोग गैंडे का प्रमाण भी मिलता है। आप अभी आगे जाएंगे हम लोग तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलेगी, जो अर्ध शिव का रूप था, जिसके चारों ओर जानवर मिलेगा आपको। तो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सब जानवरों को जानते थे, लेकिन शेर को नहीं जानते थे। घोड़े से ये ज्यादा परिचित नहीं थे, घोड़े को पालतू नहीं बनाया था। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। और सुरकोटदा किस राज्य में था? तो सुरकोटदा गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक स्थल गुजरात से ही मिला है। आगे बात करते हैं व्यापार। तो अगर व्यापार के बारे में बात करें तो जैसे हम बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी थे, अलग अलग जगह से ये व्यापार करते थे, यानी सामान को खरीदना और बेचना। व्यापार के बारे में बात करें तो ये
पत्थर, धातु, हड्डी, सब चीज का व्यापार करते थे। धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे ये। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी एक वस्तु दीजिए और बदले में दूसरी वस्तु को ले जाइए। जैसे आप देखे होंगे कि ऋतिक रोशन नील लेकर जाता है बेचने के लिए, और बदले में वो गेहूं लेना चाहता है, और सामने वाले लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं एक बोरी नील के बदले में 4 घुनी 6 घुनी गेहूं दूंगा, है ना। ऐसा अगर वो मूवी नहीं देखे हो ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एक बार देख लेना। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण नाव द्वारा व्यापार होता था, और लोथल बंदरगाह था। और लोथल बंदरगाह था किस नदी के किनारे था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ये सारी बातें अभी हम एक एक करके करेंगे। व्यापार किस किस चीज का करते थे? तो जैसे में चांदी का व्यापार अफगानिस्तान से होता था, टीन का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तो कोशिश करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जैसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सेल खड़ी, है ना। सिंधु घाटी के लोग सेल खड़ी का इस्तेमाल करते थे। टेराकोटा शब्द आता है। टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? टेराकोटा मतलब होता है आग में पटकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, है ना। और जहां पे हम देख रहे थे ग्रेट बाथ, तो ग्रेट बाथ किसका बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे, किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के घर भी ईंट के बने होते थे, पकी हुई ईंट के। उसी तरीके से सोना, लाजवर्त जिसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ये सारे कहाँ से व्यापार करते थे? खेतड़ी, तांबा। अभी भी राजस्थान का जो खेतड़ी जिला है वहां से प्रचुर मात्रा में भारत सरकार को तांबा मिलता है ना। बेलाडीला की खान लोहा के लिए जाना जाता है, पन्ना की खान हीरे के लिए जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये सारी चीजों का व्यापार करते थे, व्यापारी थे ना। आगे बात करते हैं। टाइम बिल्कुल मैं किल नहीं करूंगा और तेजी से चलता जाऊंगा। ये हमारा पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये देख रहे होंगे, जिसे अध शिव का रूप कहा गया था। ये याद रखना, अध शिव, ठीक है, यानी शंकर का आधा रूप कहा गया। और इसके ऊपर 3 सींग है, 1, 2 और 3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि ये कहां से मिला था और इसके आसपास कौन कौन से जानवर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष देवता, पुरुष देवता का चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से, स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, और अन्नागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है इसमें कौन कौन से जानवर थे? तो एक तो हमारा था हाथी, ये हाथी दिख रहा है। एक हमारा था गेंडा, ठीक है। एक हमारा था भैंस, और एक हमारा था बैल। सॉरी, हाथी, गेंडा, भैंस और बाघ, और नीचे थे पैर के पास 2 हिरन। हिरन की संख्या कितनी थी? 2। तो 5 जानवर पशुपतिनाथ की मूर्ति के आसपास बैठे हुए थे। कौन कौन? हाथी, गेंडा, बाघ, भैंस और हिरन। अच्छा, बाघ के जगह पे आपको चीता भी दे सकता है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शेर दे दे तो शेर को काट देना है, शेर नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसे अध शिव का रूप कहा जाता है, जिसके 3 सींग थे और ये योग अवस्था में बैठा हुआ था। इसके आसपास हाथी, बाघ, गेंडा और आसन पे के और भैंस, और आसन के नीचे हिरन थे। तो ये सारी बातें याद रखना है, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो समाधान, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब मरते थे तो उसके लिए क्या व्यवस्था थी? तो 3 प्रकार की व्यवस्था थी। एक पहला क्या था? हिंदू धर्म के अनुसार कि पहले जला दिया जाता था, और जलाने के बाद जो अवशेष बच जाते थे उसे जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। यह प्रक्रिया हिंदू धर्म के अनुसार था। दूसरी प्रक्रिया क्या थी? तो दूसरी प्रक्रिया में जो मर जाते थे लोग उसे पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। और तीसरा क्या था? तो तीसरा जो था वो पारसी समुदाय के लोग करते थे। क्या करते थे कि मरने के बाद पहले उसे खुली स्थानों पर छोड़ देते थे। तो खुली स्थानों पर छोड़ने के कारण चील, गिद्ध, भेड़िया पहले उसको नोच कर खा जाता था। बाकी जो बचता था उसके बाद उसे भूमि के अंदर दफना दिया जाता था। तो ये तीनों व्यवस्था, अंतिम संस्कार, ये तीनों टाइप का व्यवस्था सिंधु घाटी में था। एक था जलाकर दफनाना, एक था पूर्ण रूप से दफना देना, और तीसरा था खुली अवस्था में छोड़ देना, और जब चील गिद्ध खाने के बाद जो बच जाए उसको दफन कर देना। अब बात आती है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दफनाते किधर कैसे थे, यानी सिर किधर होता था, पैर किधर होता था, ये सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सिर जनरली उत्तर दिशा में होता था और पैर किधर है, दक्षिण दिशा में, है ना। कहते हैं ना उत्तर दक्षिण दिशा करके सोना नहीं चाहिए, है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसी को दफन करते थे तो इसी तरीके से दफन करते थे, है ना। कहीं कहीं पे तो जैसे लोथल का अगर बात करें ना, तो लोथल में 3 युगल समाधान मिला है। युगल मतलब क्या होता है कि एक ही कब्र में 2 आदमी मिले हैं दफन किए हुए। तो ऐसा माना जाता है ना कि सिंधु घाटी में सती प्रथा रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिंधु घाटी में सती प्रथा की व्यवस्था नहीं थी। तो ये जो था समाधान की व्यवस्था, ये कैसे कैसे थी, तो देखो मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा के रूप में दफनाया जाता था। लेकिन अपवाद में कुछ है, जैसे में कालीबंगा में दक्षिण उत्तर के क्रम में, लोथल में दफनाया जाता था पूर्व पश्चिम के क्रम में, और रोपड़ में पश्चिम पूर्व के क्रम में। तो समान रूप से जो दफनाया जाता था वो उत्तर दक्षिण की दिशा के रूप में दफनाया जाता था, यानी उत्तर में सर होगा और दक्षिण में पैर होगा। लेकिन अलग अलग जगहों पे जो कब्र मिले हैं वहां पे अलग अलग तरीके से दफनाया गया है, ठीक है। तो ये थी अंतिम संस्कार सिंधु घाटी के लोग करते थे। आगे बात करें तो सिंधु घाटी से मृत भांड मिला है। ये जो चीजें देख रहे हो, है ना, ये बर्तन देख रहे होगे सारा का सारा, तो ये सारे के सारे बर्तन सिंधु घाटी का है ना। ब्यूरल, पोट्री, हड़प्पा विथ पेंटेड डिजाइन्स। तो ये जो हमारा है, अभी भी हम लोग लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं, उस समय में भी लाल गुलाबी कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं पे काले का भी इस्तेमाल होता था। ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, काले रंग का भी इस्तेमाल होता था। तो जैसा इस्तेमाल हम आज से 4.5 साल पहले करते थे और जिस तरीके से घड़े बनाते थे, आज भी सेम ही बनता आ रहा है ना। आज हम लोग क्या पाषाण काल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो हमारे घरों में सिलबट्टा है, पहले के लोग क्या करते थे, महापाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में देखोगे तो पता चलेगा कि लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे अपने जीवन में, है ना। आज भी हम लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। चक्की जो होता है उसमें पत्थर ही डाले जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ घर में जो सिलबट्टा होता है वो भी पत्थर का होता है ना। या मिट्टी के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। कितने के घरों में फ्रिज है, अरे हम लोग कुछ लोग शहर में रहते हैं उन्हीं के पास ना, और शहर वाले लोग ही पोल्यूशन फैला रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो खैर जो भी हो, मृत भांड के बारे में देखें तो सिंधु घाटी के लोग मृत भांड में लाल और गुलाबी रंग का इस्तेमाल करते थे, और इसे टेराकोटा, बार बार मैं बात कर रहा हूं टेराकोटा का। टेराकोटा क्या होता था, तो टेराकोटा होता था पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, और बाद में उसको रंग दिया जाता था। अब एक बात लोथल के बारे में बात करें तो लोथल से एक मृत भांड मिला है, ऐसे ही एक मृत भांड मिला है, और उसमें एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दिखाया गया है, और नीचे एक लोमड़ी बैठा है। वो विष्णु शर्मा की कहानी पढ़ी ना, चलाक लोमड़ी का चित्र यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कि एक कौवा पेड़ के ऊपर चोंच में दबाए हुए है मछली को, और नीचे लोमड़ी कौवे से बोल रहा है कि बड़ा सुरीला तुम गाते हो, गा के सुनाओ ना। जैसी गाना शुरू करता है मछली नीचे गिर जाता है और लोमड़ी लेके निकल जाता है ना। तो चालाक लोमड़ी का जो चित्र मिला है वो लोथल के एक मृत भांड के ऊपर बना हुआ चित्र मिला है। तो ये सारी जो स्टोरी है ना सिंधु घाटी से, इसको अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं, कुछ बातें और हैं। अब हम आ गए मेन मुद्दे पे, जैसे हमारी है राखी गढ़ी, जैसे हमारा कोटदीची। तो ये सारे जो चीजें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा का। हड़प्पा की खोज किसने की, कब की, और यहाँ से किस नदी के किनारे और क्या क्या चीजें मिली है। जनरली लोग इसी को पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिंधु घाटी का नगर नियोजन कैसा था, समाधान व्यवस्था कैसा था, व्यापार कैसा था, कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, कृषि कैसा था, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए पशुओं को लड़ाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, पशु को लड़ाने के अलावा वो शिकार भी करते थे, पासे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे, ये सारी चीजें करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण का इस्तेमाल करते थे, और आभूषण जो बना था वो पुरुष के लिए बना था, स्त्रियों के लिए नहीं। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल स्त्री ज्यादा करने लगी, है ना। तो ये हमारी चीजें हैं। जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, सर दयाराम सहानी ने किया था। और ये कब किया था, 1921 में। किस नदी के किनारे है, रावी। तो देखो यहाँ पे हमारा है हड़प्पा। इसमें क्या करना नहीं, ये फिगर को बस देखते जाना है।
दिख रहा है ना। ये फिगर में जैसे यहाँ पे हड़प्पा दिया है, यहाँ पे बगल में रावी दिया है, तो यहाँ पे जो जो बातें हैं, जैसे हड़प्पा से क्या क्या खोजा गया, तो जो जो बातें हैं इसमें लिख देंगे। जैसे हड़प्पा से खोजा गया था अन्नागार, ठीक है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुई एक मूर्ति मिली है, गरुड़ का चित्र मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है और कांसे का दर्पण मिला है। ये एनसीईआरटी का बुक का कंटेंट है, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे ना, ये सारी चीजें यहीं पे मेंशन करते चले जाएंगे। अगर आप फिगर से पढ़ते हो ना तो चीजें जल्दी आसान हो जाएगी, याद हो जाएगी और आपके लिए आसान हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ था? सिंध पाकिस्तान में। जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कहाँ था, तो एक तो हड़प्पा के बारे में पूछता है, दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कब खोजा गया था? 1922 में खोजा गया था। कौन खोजा गया था? तो राखाल दास बनर्जी खोजे थे। इसको बनर्जी साहब खोजे थे, इसको सहानी साहब खोजे थे, दयाराम सहानी, है ना। अगर बात करें आगे, जैसे ये चनहुदड़ो और कोटदीची दोनों किस नदी के किनारे है? तो ये सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे, दिख रहा है ना। उसके अलावा अगर बात करें हमारा लोथल, लोथल किस नदी के किनारे था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे था भाई, ठीक है। अगर बात करें धौलावीरा, तो क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा सुनो। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, ठीक है। इसके अलावा पूछेगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी से पूछे गए हैं, ठीक है। पूछा गया है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमारा क्या मिला है? तो लोथल से नाव के साक्ष्य मिले हैं, दिशा सूचक यंत्र मिला है, ठीक है। जल निकास प्रणाली का अभाव कालीबंगा में था, लेकिन सबसे अच्छा जल निकास प्रणाली धौलावीरा में था। तो यही सारी बातें यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। आप अगर बोलोगे तो मैं पीडीएफ को आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, या आप टेलीग्राम से ये चीजें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे यहाँ पे लोथल है, रंगनाथ राव खोजे थे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये एक बंदरगाह था, हाथी के दांत मिले हैं, वृत्ताकार चौकोर में अग्निवेदी का प्रमाण मिला है ना। ये सारी चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। और इसके अलावा याद करने का तरीका है कि आप वहीं पे जाके चीजें लिख दिया करो, मैप में ही, ताकि चीजें दिखे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं, लास्ट खत्म करते हैं, ज्यादा चीजें करना नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं करना। सिंधु घाटी तो हो गया। अब बात आता है ना कि सिंधु घाटी गया कहाँ, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकार, कोई भी इतिहासकार ऐसे नहीं हुए जो सही सही प्रमाण बता सके कि सिंधु घाटी गायब कैसे हो गया, आखिर कारण क्या था। कुछ लोग कहते थे सिंधु घाटी आग आया होगा, आग के कारण सिंधु घाटी समाप्त हो गया। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ के कारण, कुछ लोग कहते हैं भूकंप के कारण, कुछ लोग कहते हैं अकाल पड़ गया हुआ, कुछ लोग कहते हैं आर्य लोग आक्रमण कर दिए थे। तो सारे लोग अपनी अपनी तरह से, जैसे अर्नेस्ट मैके हैं, इनका कहना था कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मत अलग अलग दिया है, लेकिन एग्जैक्ट सिंधु घाटी कैसे गायब हो गया इसके बारे में किसी के पास सही जानकारी नहीं थी। तो आज सिंधु घाटी से मैं जो भी बात किया हूं, कल मैं इस पे एमसीक्यू लेकर आऊंगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लोगे अगर आप अच्छे से ये वीडियो देखे हो तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी संबंधित एमसीक्यूज करेंगे, देखेंगे और वहां भी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई जारी रखिए, बाय।